Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीति शास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य नैतिक दर्शन सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज इस व्याख्यान क्रम में हम न्याय एवं दंड के सिद्धांत की एक सफल नैतिक जीवन में एवं एक बेहतर समाज के निर्माण में क्या भूमिका है, इस पर एक नैतिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर D.Y. पाटिल पी स्कूल तथावाड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि इस व्याख्यान की ओर आगे बढ़ें, हमने पिछले व्याख्यान में कहाँ तक बात की, तो पिछले व्याख्यान में हमने सहज ज्ञान आधारित अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय शक्ति कहें, ये है जिसके माध्यम से हमें नैतिक ज्ञान का एक अपरोक्ष तत्कालिक अनुभव होता है, जो कि अंतरात्मा के द्वारा किया सकता है। तो इस बारे में हमने अध्ययन किया। इस व्याख्यान में पुनः हम इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि नैतिक जीवन में न्याय की क्या अवधारणा होती है, एक बेहतर समाज निर्माण में न्याय की क्या भूमिका है, मनुष्य के कर्म प्रतिफल का नैतिक आधार क्या होना चाहिए, हु डिजर्व्स व्हाट, ग्रीक दर्शन में न्याय की अवधारणा क्रमशः सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु ने कैसे की है, गुणात्मक एवं वितरणात्मक न्याय क्या है, क्या न्याय कर्म का गुणात्मक प्रतिफल है, इस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम थ्योरी ऑफ मॉरल डेजर्ट, जो कि अरस्तु के दर्शन में उनके वर्चू थियरी में विकसित हुई, उसका मूल्यांकन करेंगे। फिर इस एट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ जस्टिस का भी हम विमर्श करेंगे। इसके बाद न्याय क्या उद्देश्यपूर्ण होता है, क्या इसका उद्देश्य एक बेहतर समाज की रचना करना है जैसा कि अरस्तु ने माना है, इसको भी समझेंगे। फिर रोमन मध्यकालीन न्याय की अवधारणा को समझेंगे। न्याय की सामाजिक अनुबंध पर आधारित अवधारणा जो क्रमशः हॉब्स, लॉक एवं रूसो के दर्शन में विकसित हुई, उसका अध्ययन करेंगे। पुनः फिर न्याय की उपयोगितावादी अवधारणा जो कि बेंथम मिल ने दी, उसका एक सरसरी तौर पर अध्ययन करेंगे। फिर इमानुएल कांट के दर्शन में न्याय की अवधारणा का संबंध किस तरह से नैतिक निरपेक्ष नियमों से होता है। उसके बाद हम न्याय की मार्क्सवादी अवधारणा का अवलोकन करेंगे। इसके बाद न्याय की समकालीन अवधारणाओं पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, मर्सन की डिस्कशन होंगे। इसके बाद हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि क्या सबको बराबरी की शुरुआत देना ही न्याय है, क्या न्याय की उदारवादी अवधारणा उचित है, संपत्ति का अधिकार और न्यूनतम राज्य की अवधारणा जैसे कि रॉबर्ट नोजिक ने दी है, इस पर एक विमर्श करेंगे। इसके बाद न्याय का हम एक ऐतिहासिक अवलोकन जैसा कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है, एक संक्षिप्त तौर पर इसका अध्ययन करेंगे। फिर क्या मेरिट न्याय का आधार हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रॉल्स के द्वारा विकसित किए गए न्याय संबंधी कुछ प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि मॉरल लक एवं मॉरल क्रेडिट की अवधारणा को समझेंगे। लेजिटिमेट एंटाइटलमेंट की अवधारणा क्या है, इसको समझेंगे। फिर जॉन रॉल्स कैसे अज्ञानता का पर्दा या वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, फिर उनमें कैसे वो न्याय के दो सिद्धांतों का क्रमशः न्याय का समानतावाद एवं भेद का सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम क्षमतावाद पर आधारित न्याय सिद्धांत जो कि अमर्त्य सेन ने दिया है, उसकी बात करेंगे। फिर क्या बेहतर समाज के लिए दंड की व्यवस्था जरूरी है, तो यहाँ हम दंड के सिद्धांतों का भी संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। और अंतिम प्रश्न हमारा इस व्याख्यान में यह होगा कि क्या मृत्युदंड औचित्यपूर्ण है या नहीं। अब सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं या इस प्रत्यय को समझते हैं कि नैतिक जीवन में न्याय की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम समझते हैं कि एक नैतिक जीवन जो है एक सामाजिक जीवन में, जहाँ सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति किसी निश्चित व्यवहार की आशा या कामना करते हैं या वैसा करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर व्यक्तियों को जैसा कि वो करते हैं उसके अनुसार उनको कोई फल नहीं मिलता, या उनकी मेहनत कहें या उनके कर्मों के अनुरूप उनकी आशाएं पूरी नहीं होती, तो उनमें एक असंतुष्टि की भावना आती है। और ऐसे समाज को हम एक सामंजस्यपूर्ण समाज नहीं कह सकते। तो ये मान सकते हैं कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज की अवधारणा जो है उसमें न्याय का होना ज़रूरी है। उसमें यह बात तय होना ज़रूरी है कि सभी व्यक्तियों को उनके किए के आधार पर जो उचित है वो मिलना चाहिए।
उनको जो रिसोर्सेज संसाधन हैं, जो शक्तियां हैं, जो शिक्षा के साधन हैं, जो खाद्यान्न के साधन हैं, या हम कहें रोटी कपड़ा मकान या घर की व्यवस्था या चिकित्सालय की व्यवस्था, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं के संबंध में उनको कहीं न कहीं समाज में इन व्यवस्थाओं को उस तरह समायोजित होना चाहिए कि वो सभी के साथ समानतापूर्वक व्यवहार करें। इसलिए न्याय की अवधारणा नैतिक जीवन के लिए, एक सामंजस्यपूर्ण समाज की रचना के लिए बहुत आवश्यक है। अब एक बेहतर समाज के निर्माण में न्याय की क्या भूमिका है? एक बेहतर समाज के निर्माण में न्याय की भूमिका, जैसा कि हम ग्रीक दर्शन से समकालीन दर्शन तक, जैसा कि प्लेटो ने कहा कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए न्याय का होना ज़रूरी है। न केवल उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की बल्कि व्यक्तिगत न्याय की बात की। तो न्याय के बिना एक बेहतर समाज की निर्माण होना असंभव दिखता है, और इसका ही अध्ययन इस व्याख्यान में हम क्रमशः करेंगे। मनुष्य के कर्म प्रतिफल का नैतिक आधार क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सबसे प्राचीन उत्तर जो अरस्तु ने दिया कि मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलना चाहिए। यदि अगर वो अच्छा कर्म करता है तो उसका पुरस्कृत करना चाहिए, और अगर वो कुछ गलत काम करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। अब ग्रीक दर्शन में न्याय की अवधारणा को अगर हम समझें तो सुकरात ने कहीं न कहीं न्याय को एक सद्गुण से जोड़ा है, और उन्होंने कहा है कि जो न्याय है वो कहीं न कहीं आप एक मूल्य परक है, एक नियमात्मक रूप से होता है, जिसके द्वारा एक बेहतर समाज की रचना होती है। वहीं प्लेटो का मानना है कि न्याय जो है वो कुछ गुणों के समायोजन से आता है, जिसमें भी कि वो बात करते हैं कि विभिन्न, उन्होंने 3 वर्गों में समाज को बांटा, जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं किसान वर्ग है जो कि उत्पादन करता है, और फिर एक सैनिक वर्ग है जो कि उस राज्य की सुरक्षा करता है, और एक शासक वर्ग हैं जो उस राज्य का शासन करते हैं। और इन तीनों में ही अलग अलग गुण होते हैं। किसान में वो कहते हैं कि उसके अंदर एक टेम्परेंस या धैर्य होना चाहिए, सैनिक के अंदर वो कहते हैं कि साहस होना चाहिए, और शासक के अंदर उन्होंने, जैसा कि प्लेटो ने माना, कि उसके अंदर तर्क, बुद्धि, विवेक और ज्ञान होना चाहिए। ये सारे सद्गुण हैं, इनको प्लेटो सद्गुण कहता है। और जब इन सद्गुणों का एक उचित समायोजन होता है, जब समाज में सभी वर्ग अपने सद्गुणों के आधार पर अपने नैतिक सफल जीवन को जीते हैं, तभी एक बेहतर राज्य या आदर्श राज्य की स्थापना होती है, और इसी राज्य में न्याय की उत्पत्ति होती है। ऐसे राज्य में ही न्याय होता है। यही वो व्यक्तिगत रूप से भी मानते हैं कि सुकरात की कहीं न कहीं मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व होते हैं, जिसको बुद्धि, इच्छा, वासना कहते हैं, भावना कहते हैं। और वो कहते हैं कि बुद्धि का नियंत्रण उसकी भावनाओं और उसकी इच्छाओं पे होना चाहिए, उसके स्प्राइट्स और उसकी फिजिकल डिज़ायर्स पे होना चाहिए। तभी वो व्यक्ति भी अपने स्वभाव के रूप में न्याय कर सकता है या व्यक्तित्व के साथ न्याय कर सकता है। जब इस तरह से व्यक्ति अपने न्यायपूर्ण व्यक्तित्व के साथ समाज के सभी वर्ग अपने सद्गुणों के साथ समायोजित होते हैं, तभी समाज में न्याय की उत्पत्ति होती है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु के दर्शन में जो उनका न्याय का दर्शन है, जो उनकी न्याय की थ्योरी है, उनकी वर्चू थ्योरी में मिलती है हमें, और उन्होंने निकोमाकियन एथिक्स में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पे अरस्तु मानता है कि जो न्याय है वो सद्गुणों के आधार पे होता है या एट्रीब्यूट्स के आधार पे होता है। तो यहाँ पर अरस्तु कहता है कि न्याय जो है वो व्यक्ति के एट्रीब्यूट्स के आधार पे होगा, यानी उसके अंदर क्या सद्गुण हैं, उसके आधार पर उसे क्या मिलना चाहिए। इसी से इस प्रश्न का उत्तर होगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। यहाँ पर अरस्तु ये मानता है कि व्यक्ति के सद्गुण उसके मूल्य ही निर्धारित करते हैं कि उसे समाज में क्या मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न सद्गुण होते हैं और उन सद्गुणों का विकास किया सकता है। तो यहाँ पर अरस्तु की जो थियरी है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रश्न करें कि क्या न्याय कर्म का गुणात्मक प्रतिफल है, तो अरस्तु का जो जवाब होगा वो होगा यस या हाँ में हाँ। अरस्तु ऐसा ही मानते हैं कि जो न्याय है वो कर्मों का गुणात्मक प्रतिफल है, क्योंकि उनकी जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेजर्ट है, जिसको उन्होंने विकसित किया है, वो कहती है कि एक व्यक्ति क्या डिजर्व करता है, उसको क्या मिलना चाहिए। तो उनका मानना है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल के आधार पर ही उसे न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ कर्म जो होते हैं उसके चरित्र से संबंधित होते हैं, और चरित्र का
पुनः निर्माण उसके सद्गुण या जिसे वो वर्चू कहते हैं या दुर्गुण या उसके जो गलत कार्य जिनसे होते हैं वाइसेस कहते हैं, चरित्र का निर्माण इन्हीं से होता है। अरस्तु मानते हैं कि यदि व्यक्ति सद्गुण जीवन जीता है और वो ऐसे कार्य करता है जो समाज में उसे आगे ले आते हैं या उसके सद्गुणों का विकास करते हैं, तो उसे प्रेस या पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और अगर यदि इसके उल्टा वो दुर्गुणपूर्ण कार्य करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। और यही अरस्तु के अनुसार न्याय है। इसी को अरस्तु ने कहा कि इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसका निर्धारण हम व्यक्ति की योग्यता से करेंगे। और योग्यता, व्यक्ति की योग्यता उसके सद्गुणों का समुच्चय है। यानी उसके सद्गुण क्या हैं और उसके अनुसार वो क्या कर्म करता है। इसी को उन्होंने कहा कि जो न्याय की योग्यता है वो सद्गुण पर निर्भर करती है और सद्गुणों से संचालित कर्म के अनुसार ही न्याय होना चाहिए, कर्म के अनुसार ही उस न्याय किया जाना चाहिए। यहाँ पर अरस्तु एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें कहते हैं कि अगर हमें बेस्ट फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे वितरण की भी बात आती है। अरस्तु के दर्शन में वितरण न्याय का भी उल्लेख है। वितरण न्याय भी अरस्तु में अगर हम कहें कि अरस्तु का जो योग्यता, सद्गुण योग्यता आधारित न्याय है, जो एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो कहीं ना कहीं जो एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ATJ कह सकते हैं इसे, इसी के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अरस्तु के दर्शन में मिलता है। यानी गुणात्मक या एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, गुणात्मक कर्म प्रतिफल न्याय के आधार पर ही वितरण न्याय भी होना चाहिए। यहाँ पर जो अरस्तु का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, उसमें वो कहते हैं कि यदि मान लें आपको बेहतर बांसुरियों को बांटना है समाज में, या आपको बेस्ट फ्रूट्स को वितरण करना है समाज में, तो उसके लिए आप कैसे योग्य लोगों को चुनेंगे, तो उसका आधार क्या होगा? क्या उसका आधार ये होगा कि जिस व्यक्ति की उसमें बांसुरी को बचाने में रुचि है आप उसको बेस्ट फ्रूट्स देंगे, या जो सीखना चाहता है उसको आप बेस्ट फ्रूट देंगे, या जो उसको एक बेहतर कम कीमत दे करके खरीद सकता है या उसको अफोर्ड कर सकता है, आप उसको वो बेहतर जो बांसुरी है, बेस्ट फ्रूट है, उसको देंगे। तो अरस्तु ने इन तीनों ही आधारों को नकार दिया है। वो कहते हैं कि अगर हमें इस वितरण का न्याय करना है, यहाँ पे ये उदाहरण है, अगर वितरण का न्याय करना है और हमें एक बेहतर बांसुरी को बांटना है, वितरित करना है लोगों में, तो उसका आधार ये रुचि या सीखने की प्रवृत्ति या कोई उसकी बेहतर कीमत दे सकता है, ये ना होकर के, बल्कि ये होना चाहिए कि किसके अंदर बांसुरी वादन से जुड़े सबसे अच्छे सद्गुण हैं, या किसके अंदर वो वर्चूज हैं, या हम भाषा में कहें किसके अंदर वो स्किल्स हैं, या किसके अंदर वो मेरिट्स हैं जो एक बेहतर बांसुरी वादन कर सकता है। तो अरस्तु कहेंगे कि बेस्ट फ्लूट प्लेयर्स को ये बांसुरी का वितरण होना चाहिए। अब उनके अनुसार बेस्ट फ्लूट प्लेयर्स को ही क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न हो सकता है कि इसलिए क्योंकि ओनली बेस्ट फ्लूट प्लेयर्स जो हैं वही इसका एक बेस्ट फ्लूट प्लेइंग करेंगे, वही सबसे बेहतर बांसुरी वादन करेंगे, और उससे ही एक बेहतर या बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूस होगा, या बेहतर बांसुरी वादन का अनुभव समाज के लोग करेंगे। तो इस समाज में स्किल्स के द्वारा जब कुछ होता है तो समाज एक बेहतर व्यवस्था का अनुभव करता है, यानी समाज के लोग उसका बेहतर आनंद लेंगे। और यही उद्देश्य है कि कैसे लोगों के सद्गुणों के द्वारा एक बेहतर समाज की स्थापना की जाए। तो अरस्तु के दर्शन में जो गुणात्मक न्याय है और गुणात्मक न्याय के आधार पर जो वितरणात्मक न्याय है, अब अरस्तु कहता है कि न्याय उद्देश्यपूर्ण होता है। उसे न्याय को उन्होंने टीलियो लॉजिकल कहा है, यानी न्याय एट्रीब्यूटिव भी है
उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और वो टीलियोलॉजिकल भी है। टीलियोलॉजिकल है तो न्याय का उद्देश्य क्या है? यहाँ अरस्तु कहते हैं कि हर एक सद्गुण का अपना एक उद्देश्य होता है और जब तक वो सद्गुण वह उद्देश्य पूरा ना कर ले तब तक न्याय नहीं हो सकता। यानी अगर हमारे अंदर सत्य का सद्गुण है, ईमानदारी का सद्गुण है, तो केवल होने मात्र से ये तय नहीं होता। वो हमें सत्य के आधार पर वो नैतिक क्रियाएं समाज में सफल संपादित करनी होंगी, तभी अरस्तु कहेंगे कि न्याय आपने अपने व्यक्तित्व से, अपने सद्गुणों से न्याय किया। तो अगर यह प्रश्न किया जाए न्याय का उद्देश्य क्या है, तो न्याय का उद्देश्य अरस्तु के अनुसार एक बेहतर समाज की रचना करना ही न्याय का उद्देश्य है। अब हम अगर रोमन कालीन न्याय की अवधारणाओं में आए तो कहीं ना कहीं ये जो अवधारणाएं हैं वो धर्म, ईश्वर एवं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ धर्म, ईश्वर और प्रकृति का एक बड़ा स्थान है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो मध्यकालीन दर्शन है वो उसको अंधयुग भी कहते हैं, डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि वो मूलतः फेथ पर आधारित दर्शन रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह रोमन मध्यकालीन जो दार्शनिकों ने जो न्याय की अवधारणा दी है वो कहीं नहीं का वो धर्मशास्त्रीय तत्वमीमांसीय अवधारणा से जुड़ी है, जिसमें प्राकृतिक नियमों को प्रमुख माना गया है और प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही न्याय को समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम यहाँ पर न्याय की जो सामाजिक अनुबंध अवधारणा है जो कि हॉब्स और लॉक और रूसो के दर्शन में विकसित हुई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक अनुबंध जो है वो कोई एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ माइंड है, या कहें कि वो एक समझने की व्यवस्था है कि हम समाज में किस तरह से जो सोवरेन पावर है उसको कैसे उससे जुड़ते हैं या उसको कैसे हम मानते हैं, या संप्रभुता को जो है नागरिक लोग कैसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हॉब्स कहता है कि हॉब्स इसे प्राकृतिक अवस्था को एक अराजकता अवस्था के रूप में देखता है, जहां हर व्यक्ति अपने व्यक्तिनिष्ठ स्वार्थों से भरा हुआ है और अपने व्यक्ति स्वार्थों के द्वारा सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो वो कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार समाज में एक भय, एक आतंक, एक अराजकता का माहौल है। इसके लिए हॉब्स कहता है कि इसी स्वार्थवादी जीवन को नियंत्रित करने के लिए कहें हम एक अनुबंध करते हैं, जिसके द्वारा हम एक ऐसे संप्रभु शक्ति के हाथों में अपनी पावर दे देते हैं जिससे वो समाज को नियंत्रित करे। क्योंकि यहाँ सभी व्यक्तियों ने जो ये नियंत्रण की व्यवस्था दी है, उनके अधिकार, उनके हित भी इसी व्यवस्था में सुरक्षित होते हैं। तो ऐसे दार्शनिक मानते हैं कि सामाजिक अनुबंध द्वारा ही न्याय को सुनिश्चित किया सकता है। हॉब्स का मानना है कि व्यक्तिगत स्वार्थवादी जो हित हैं वो भी तभी बेहतर सकते हैं जब एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम इस सोवरेन को, अपनी शक्ति को समझ पाते हैं। लॉक इसको एक प्राकृतिक अवधारणा के रूप में देखता है और व्यक्ति के अधिकारों की मांग करता है, जिसमें वो जीवन का अधिकार, सम्मान का अधिकार, संपत्ति के अधिकारों को भी चर्चा करता है। वहीं रूसो का मानना है कि न्याय हमें एक कॉमन वील के आधार पर होना चाहिए, सर्व व्यक्तियों की इच्छा के आधार पर होना चाहिए, और न्याय किसी की व्यक्तिनिष्ठ इच्छा नहीं है या बहुत लोगों की इच्छा न होकर के एक कॉमन वील, जनरल वील के आधार पर किया जाना चाहिए। अब न्याय की अगर हम उपयोगितावादी अवधारणा की ओर देखें तो यहाँ पर बेंथम और मिल, दो दार्शनिकों ने इसको विकसित किया है। उन्होंने माना है कि समाज में न्याय तभी हो सकता है जब हम मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर के लिए काम करें ऑफ पीपल। तो ये जो अवधारणा है वो कहती है न्याय का मतलब ही है कि समाज के अधिकतम लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों को करना। तो यहाँ बेंथम ने जो है वो परार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने नैतिक अंकुश के माध्यम से ये भी कहा है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों से हट करके परार्थवादी सामाजिक कार्य करता है और यह व्यक्ति के हित में है कि वो अधिकतम लोगों के लिए जो भले का कार्य है उसकी ओर अग्रसर हो जाए। इसी से उसे सामाजिक प्रशंसा और धार्मिक ईश्वरीय प्रशंसा और उसे एक नैतिक प्रशंसा भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर मिल ने ये माना है कि हालांकि न्याय, मिल भी यह मानते हैं कि समाज उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए न्याय के अर्थ में, और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मिल का योगदान है वो न्याय के साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों को भी जोड़ता है। तो व्यक्ति के जो अधिकार हैं और मूल अधिकार में उसके लिए जो मानव की गरिमा है,
जो हम कहें कि जो मानव की गरिमा है और उसकी जो स्वतंत्रता है उसकी बात मिल करते हैं और उसे वो ऐसा मानते हैं कि इसका त्याग हम मैक्सिमम गुड के लिए नहीं कर सकते। कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका त्याग मैक्सिमम गुड के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी व्यक्तिगत अधिकारों का हनन किसी भी प्रकार से सामाजिक उपयोगिता का साधन नहीं होना चाहिए। इस तरह मिल जो है ऑन लिबर्टी में इसी तरह वो दास्ता प्रथा का भी खंडन करते हैं। अब इमैनुअल कांट में अगर न्याय की अवधारणा को समझें तो इमैनुअल कांट की न्याय के रूप में उन्होंने कहा कि समाज में न्याय तभी हो सकता है जब सभी लोग सार्वभौमिक नैतिक नियमों का पालन करें, जिसे कि वो कैटेगरिकल इंपेरेटिव की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर वो जो सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं उनमें ही वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक गुडविल होना चाहिए, समाज में व्यक्तियों को गुडविल से गाइड होना चाहिए और इसी गुडविल के अलावा उनके अंदर एक ह्यूमन के लिए एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो कांट का मानना है कि जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं वस्तुओं और पशुओं से अलग है, वो अपने जीवन में चयन भी कर सकता है और स्वतंत्रता से जीवन का निर्वाह भी कर सकता है। तो इस तरह कांट का मानना है कि न्याय के लिए समाज को सार्वभौमिक नियमों का पालन करना चाहिए, उस हर व्यक्ति के अंदर एक गुडविल होनी चाहिए और गुडविल के द्वारा उसे नैतिक कार्य करने चाहिए तथा हमें मनुष्य को साध्य के रूप में देना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, तभी न्याय सुरक्षित हो सकता है। इस तरह से इमैनुअल कांट का भी जो न्याय का दर्शन है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के गरिमा और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम इमैनुअल कांट को फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। अब इमैनुअल कांट के में न्याय के दर्शन की अवधारणा के बाद हम न्याय की मार्क्सवादी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स ने जो न्याय की अवधारणा को मुख्य रूप से देखा है तो उन्होंने एक सर्वहारा वर्ग की बात की है और इसी में उन्होंने कहा है कि समाज दो वर्गों में बंट गया है। एक वो वर्ग है जो उत्पादक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो कि मिलों में, फैक्ट्रियों में मालिकों के लिए काम करता है या कहें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए काम करता है। तो उन्होंने यहाँ पे दो वर्गों की बात की है। एक वर्ग वो है जो लेबर क्लास है और एक वो वर्ग है जो प्रोलेटेरिएट है, जो जिसके हाथ में संसाधनों के सारे स्रोत हैं। तो यहाँ पर मार्क्स कहते हैं कि समाज में एक अन्याय है फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग संघर्ष है और इस वर्ग संघर्ष के माध्यम से कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते थे कि समाज दो वर्गों में बंट गया है। बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग जो है, जिसके पास साधनों की कमी है, स्रोतों की कमी है और उसका जीवन जो है बहुत कष्टमय है और उसको जो उसके श्रम का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उसका शोषण किया जाता है समाज में। इस तरह से जो वर्ग ये वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग है, क्योंकि इसके अधिकार और इसके जीवन जीने की ये जो स्रोत चाहिए वो उसे नहीं प्राप्त होते हैं। इस तरह से न्याय मानता है कि एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जिसको वो समतावादी राज्य भी कहता है और इस समतावाद में वो कहता है कि राज्य जो है एक निश्चित बुराई जरूर है, लेकिन राज्य का कार्य लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है और वो कहता है कि एक जो वो अंतर्राष्ट्रीय एक कम्युनिटी की कल्पना करता है जिसमें सभी लोगों के बराबर अधिकार मिलते हैं, जो जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, वो कम्यून की कल्पना करता है। और वो कहता है कि जब तक सर्वहारा वर्ग को उस तरह के सोर्सेज या उसके श्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिलेगा तब तक समाज में व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता है और ये संघर्ष बना रहेगा। अब हम न्याय की समकालीन अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जॉन रॉल्स के विचारों का एक गहन अध्ययन करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। फिर रॉबर्ट नोजिक के विचारों को समझेंगे और अमर्त्य सेन के विचारों का भी वर्णन करेंगे। हम यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि जैसा कि उदारवादियों की न्याय की जो प्रणाली है उसका भी अध्ययन करेंगे कि क्या सबको बराबरी की शुरुआत देना न्याय है। अगर हम सबके लिए एक कहें कि हम अगर सबके लिए एक ऐसी लाइन खींचें जिसको हम कहें कि इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट और सभी के लिए इंडिविजन I1 से लेकर के IN तक
को अगर हम ये इस लाइन पे खड़ा कर दें, इस लाइन पे खड़ा करने का उदारवादियों का मतलब ये था कि सभी समाज के वर्गों को वो जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं जो उनको प्रतियोगिता के काबिल बनाती हैं, जैसे उनको रोटी कपड़ा मकान, उनको शिक्षा की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, या ऐसी सारी मिनिमम व्यवस्थाएं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, अगर वो हम मुहैया करा दें तो क्या इस तरह से हम सभी व्यक्तियों को एक लाइन पे खड़ा कर सकते हैं जिनके पास वो सभी मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, और फिर वो मानते हैं कि अब I1 से लेकर IN को एक प्रतियोगिता में भाग लेना देना चाहिए इस कंपटीशन में। लेकिन इस कंपटीशन में वो ये भी मानते हैं कि सरकार को या राज्य को किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ एक स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। और उसके बाद वो ऐसा भी मानते हैं कि जिस इंडिविजुअल को उस प्रतियोगिता के आधार पर जो रिजल्ट मिलता है उस पे भी सरकार को उसको जो है पुनः वितरित नहीं करना चाहिए या उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हालांकि उदारवादियों के न्याय में एक व्यवस्था अच्छी दिखती है कि कहीं ना कहीं वो समाज के सभी वर्गों को उन मूलभूत सुविधाओं को देने की बात करते हैं जिसके माध्यम से वो एक सफल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। लेकिन वैसे तो देखें तो ये न्याय की व्यवस्था ठीक जान पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो उदारवादी हैं वो कहीं ना कहीं मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि न्याय का मूल्यांकन मेरिटोक्रेसी के आधार पर होना चाहिए, या इस जो ये प्रतियोगिता है इसमें जो I1 का मेरिट है उसके आधार पर ही उसे एक रिजल्ट मिलना चाहिए, उसे सफलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो जिनके अंदर जो मेरिट्स हैं उसके आधार पर ही वो अपने जीवन में अपनी प्रतियोगिता में वो सफलता अचीव करते हैं। तो यहाँ पे उदारवादी मेरिटोक्रेसी को मानते हैं, वो इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट या एक ऐसी रेखा की बात करते हैं जहाँ पर सभी लोग के पास न्यूनतम समान सुविधाएं हैं, और वो एक फेयर कंपटीशन की बात करते हैं। इनमें भी वो कहते हैं कि सरकार को दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। अभी अगर हम माने तो क्या ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या इस तरह की जो न्याय की जो मेरिटोक्रेसी की जो उदारवादी अवधारणा है क्या वो उचित है? हम कहते हैं कि हमने एक लाइन बनाई जिस पे हम I1 से लेकर IN नंबर तक इंडिविजुअल्स को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उदारवादी कहीं ना कहीं उनके जो बैकग्राउंड्स हैं या हम कहें कि उनकी जो पृष्ठभूमि है उसको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति किसी गांव से आया है जहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसके घर में अच्छे पोषण के लिए खाना नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं हैं, और एक व्यक्ति जो एक शहर से आया है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उन दोनों की पृष्ठभूमियां भिन्न भिन्न हैं। अब इस भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों से आए ये दो भिन्न भिन्न जो व्यक्ति हैं, हालांकि यद्यपि उनको हम एक इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, लेकिन फिर भी जो वो अचीव करेंगे, जो उनके मेरिट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक जो है वो असमानता बनी रहेगी। इस बात को जॉन रॉल्स कहते हैं, और इसी लोग कहते हैं कि जो मेरिट है वो न्याय का आधार नहीं हो सकती, मानदंड नहीं हो सकती, या किसको क्या मिलना चाहिए इसका आधार मेरिट नहीं हो सकती। जैसा कि अरस्तु ने माना था, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो अरस्तु के इस क्राइटेरिया मॉरल डेजर्ट प्रिंसिपल को नकारते हैं और वो कहते हैं कि मेरिट कैन नॉट बी द क्राइटेरिया टू डू द जस्टिस, या इट कैन नॉट बी क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर्स, पोजिशंस इन सोसाइटी। अब हम इसी उदारवादियों के क्रम में संपत्ति का अधिकार न्यूनतम राज्य की अवधारणा को भी रॉबर्ट नोजिक के दर्शन में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो रॉबर्ट नोजिक उदारवादी हैं उनका मानना है कि जो राज्य है उसको मिनिमल होना चाहिए, मिनिमल स्टेट। अब मिनिमल स्टेट क्या है? मिनिमल स्टेट का काम इतना है कि वो व्यक्तियों की बाह्य लोगों से रक्षा करे। यहाँ पे वो कहते हैं कि मिनिमल स्टेट का इतना काम है कि वो नागरिकों की बाह्य आक्रमण से, आंतरिक युद्धों से या किसी अन्य व्यक्ति से सुरक्षा करे, व्यक्ति की व्यक्ति से सुरक्षा ना करे। और इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी पैटर्नलिस्टिक लॉज, वो कहते हैं नो पैटर्नलिस्टिक लॉज,
नो मॉरल लेजिस्लेशन एंड नो टैक्सेशन। वो तीन चीज़ों का निराकरण नकारते हैं। वो कहते हैं अगर हमें बेहतर राज्य बनाना है तो पहले तो हर व्यक्ति को वो मौलिक न्यूनतम अधिकार देने होंगे जिसके द्वारा वो नैतिक जीवन जी सकता है, जैसे कि फ्रीडम है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, और उसको अपने निर्णय लेने की क्षमता है, और उसकी ओनरशिप, इसकी बात करते हैं। वहाँ ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता जो होती है वो ऑल और नथिंग है, वो अपने आप में पूर्ण है। उसका केवल एक ही कंडीशन है कि आप अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्र हैं केवल तब जब आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। लिबरल्स का यही मानना है। न्याय के लिए व्यक्ति के अधिकारों का होना आवश्यक है। और यहाँ पर रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि नो टैक्सेशन ऑन सैलरी। अब वो कहते हैं कि सैलरी पर कर नहीं होना चाहिए, संपत्ति पर कर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रॉबर्ट नोजिक मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है, अगर मान लीजिए पर्सन P1 है और वो कुछ अर्जित करता है, उसका जो जॉब है, उसका जो प्रोफेशन है या उसके जॉब है, उस जॉब को वो अपनी मेरिट्स के आधार पर लेता है, वो अपने फिजिकल मेंटल कैपेसिटीज़ के आधार पर लेता है, और उसी के अनुसार उसे वो प्रतिफल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, सैलरी मिलता है। इस पे जब सरकार अपना हिस्सा देती है टैक्स के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो उसकी स्वतंत्रता और उसके ओनरशिप में खलल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेशन है, कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से टैक्स नहीं देना चाहता है। टैक्स एक कानून होता है, तो वो भय की तरह लागू होता है। तो रॉबर्ट नोजिक मानते हैं कि जो टैक्सेशन है वो अपने आप में मॉरल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वभावतः उसे करना नहीं चाहता। दूसरा, रॉबर्ट नोजिक ये मानते हैं कि जब भी सरकार जो है किसी व्यक्ति के जो आय है उसमें टैक्स लगाती है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी ओनरशिप में शेयर करती है, और ये शेयर्ड ओनरशिप हो जाता है। तो इससे ओनरशिप का भी जो उल्लंघन होता है, ओनरशिप का अधिकार भी कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है, और फ्रीडम का या लिबर्टी भी कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार की अवधारणाएं जो है रॉबर्ट नोजिक ने अपने उदारवादी दर्शन में दी हैं। अब हम न्याय के ऐतिहासिक अवलोकन को जॉन रॉल्स के दर्शन में देखने का प्रयास करेंगे। अब हम जॉन रॉल्स का जो न्याय का ऐतिहासिक अवलोकन उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई, उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय क्या है, वो न्याय क्या है, इसके बारे में जब कहते हैं तो वो कहते हैं न्याय के बारे में हमें एक प्रश्न करना चाहिए कि क्या समाज में जो संसाधन हैं, जो शक्तियां हैं, जो पद हैं, या जो शिक्षा की जो सीटें हैं, एजुकेशनल सीट्स हैं, या जो जॉब्स हैं या एम्प्लॉयमेंट्स हैं, इनका जो वितरण है वो फेयर सिस्टम से होता है कि नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं रॉल्स का जो दर्शन है उसको हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के रूप में देखते हैं, जहां न्याय को रॉल्स जो है एक समाज में एक स्पष्ट या फेयर वितरण व्यवस्था के आधार पर देखता है। तो इनकी थ्योरी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कह सकते हैं, या फेयरनेस एज जस्टिस कह सकते हैं। ये फेयरनेस की बात करते हैं। तो ये दो तत्वों के साथ रॉल्स आगे बढ़ते हैं, और इस ऐतिहासिक अवलोकन में वो ये कहना चाहते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज वही है जहाँ पर फेयर सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, और हर व्यक्ति को वो मिलता है जिसको वो मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ रॉल्स मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से व्यक्ति को जो मिनिमम मिलना चाहिए ऐसी व्यवस्थाएं विकसित नहीं हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो राजतंत्र का मूल्यांकन करते हैं। सबसे प्राचीन व्यवस्था जो थी, जिसे हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, वो कहते हैं राजतंत्र भी एक ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था नहीं रही है जिसमें व्यक्तियों के अधिकार और उनको न्याय मिला है। क्योंकि राजतंत्र में जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिसोर्सेस थे या जो न्याय था उसका आधार व्यक्ति की मेरिट नहीं थी, व्यक्ति क्या करना चाहता ये नहीं था, ये प्रश्न भी नहीं था कि वो कितनी मेहनत कर सकता है, क्या सपने देखता है। तो यहाँ पे जो उसके लाइफ प्रॉस्पेक्ट्स थे, जो जीवन में उसे मिलना चाहिए था, उसका आधार जन्म से तय हुआ कि व्यक्ति ने किस कुल जन्म में लिया है। वो राजा के कुल में है तो राजा बनेगा, सैनिक में है सैनिक बनेगा, किसान में किसान बनेगा। इस तरह से उसके जन्म के आधार पर उसको न्याय दिया गया, जिसको कि रॉल्स ने सर्वथा अनुचित कहा है। क्योंकि हम किस कुल में जन्म लेंगे
ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में एक बाई चांस है और बाई चांस के आधार पर न्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए राजतंत्र का जो केंद्रीय आधार था न्याय का कि यह वंशानुगत होगा या जन्म पर आधारित होगा, यह सब था गलत था। इसके बाद हम देखते हैं जमींदारी प्रथा में जाते हैं। जमींदारी प्रथा में जो फ्यूडलिज्म का एक विकास हुआ समाज में, तो यहाँ पर जो वर्ग थे, कुछ जो फ्यूडल वर्ग थे, जो उनसे राजा से जुड़े वर्ग थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, जो रेवेन्यू को देते थे, उनके अधिकार तो सुनिश्चित हुए, उनको समाज में एक अच्छा स्थान मिला, शक्ति मिली। लेकिन जो ऐसे वर्ग थे जो उत्पादन में, संसाधन में जुड़े थे, जैसे किसान थे, क्राफ्ट्समैन थे, ऐसे लोग जो थे जिनको अधिकार नहीं मिले और उनको उचित समानता नहीं मिली, उनको अवसर की समानता भी नहीं मिली कि वो अपने लिए एक बेहतर जीवन या अपने अच्छे लाइफ प्रॉस्पेक्ट्स को अचीव कर पाते। तो यहाँ भी रॉल्स कहता है इस व्यवस्था ने भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। उसके बाद अगर हम देखें कि जो उपयोगितावादी समाज है, जिसे हम यूटिलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं, क्या इसमें न्याय हुआ? तो यहाँ पर रॉल्स कहता है कि ये भी मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर्स की बात करता है और मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर्स में कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत हितों की अवहेलना करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की अवहेलना करता है। तो ये व्यवस्था भी न्याय को सुनिश्चित नहीं कर पाती है। वहीं रॉल्स जब उदारवादी न्याय व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं या लिबरल्स मेरिटोक्रेसी को देखते हैं, तो कहते हैं कि मेरिट भी जो है वो न्याय का आधार नहीं हो सकती। हाँ, हालांकि रॉल्स ये कहते हैं कि जो अन्य व्यवस्थाएं विकसित हुई ऐतिहासिक काल में, उदारवादी व्यवस्था उनसे इस प्रकार बेहतर है कि कहीं ना कहीं वो समाज के सभी वर्गों के लिए एक मिनिमम रिसोर्सेस की बात करती है या इक्वल स्टार्टिंग लाइन की बात करती है या फेयर कंपटीशन की बात करती है, उसमें अवसर की समानता की बात करती है, समानता की बात करती है, व्यक्ति के अधिकारों की बात करती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं यह न्याय की व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के बनस्पति बेहतर है, लेकिन फिर भी ये जो न्याय होना चाहिए उसको सुनिश्चित नहीं कर पाती। अब यहाँ पर जो रॉल्स कहते हैं क्या मेरिट को हम न्याय का आधार मान सकते हैं? तो मेरिट, जो रॉल्स कहते हैं जो मेरिट है, जिसे सद्गुण है, वो कहीं ना कहीं रॉल्स इसमें दो चीज़ें मानते हैं कि हमारी जो मेरिट है वो हम तय नहीं करते। हाँ, इसके लिए जो हम हार्डवर्क करते हैं अपने जीवन में, उसके लिए जो परिश्रम करते हैं वो हम तय करते हैं, लेकिन मेरिट को कहीं ना कहीं वो मॉरल लक की तरह देखते हैं, जो किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। इसके लिए वो कहते हैं प्रकृति में जो है वो प्रकृति ने सब व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं किया है। किसी को बहुत सुंदर बनाया है, किसी को रूप बनाया है, कोई गणित में बहुत तेज है, उसी परिवार का व्यक्ति उस गणित में धीमा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा जो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है या जीन्स का संबंध है ना, इसको रॉल्स कभी कभी जेनेटिक लॉटरी भी बोलते हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं वो समाज की पृष्ठभूमि, ये बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारी मेरिट में पर डिपेंड करती हैं। इसलिए जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं बाई चांस इसको देखते हैं जॉन रॉल्स, और उसे न्याय का आधार नहीं मानते हैं। और इस तरह से अरस्तू के जो प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेजर्ट है उसका भी खंडन करते हैं। मॉरल लक और मॉरल ट्रेड की अवधारणा ये है कि मॉरल लक वो है जो हमें हमारी मेहनत के हिसाब से या हमारे चयन के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से नहीं मिला है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पिताजी ने उस पुत्र के लिए एक मकान बनाया और उनके बाद ये जो मकान है वो पुत्र के नाम में आ गया, तो ये मॉरल लक है पुत्र का कि उसके पिता ने उसके लिए परिश्रम किया, प्रयास किया और अब वो लकी है कि उसको वो प्रॉपर्टी मिल गई। तो इसे हम कहेंगे मॉरल लक की अवधारणा। लेकिन मॉरल क्रेडिट जो है वो स्वयं की मेहनत से किया हुआ काम है। मॉरल क्रेडिट हम उस चीज़ के देते हैं जिसके लिए हम खुद प्रयास करते हैं और प्रयास के आधार पर उसको हम अचीव करते हैं। तो वो सफलता जो हमारे परिश्रम के आधार पर मिलती है या जिसके लिए हम उचित रूप से योग्य हैं, वही हमारा मॉरल क्रेडिट है। लेकिन जो हमें दिया हुआ, जो प्रदत्त है, इस तरह से रॉल्स कहते हैं कि जो हमारा जन्म है वो हम डिसाइड नहीं करते, हमारा समाज हम डिसाइड नहीं करते, हमारी जाति, हमारा रंग, हमारा लिंग, हमारी कहीं तक भाषा, ये जो पृष्ठभूमि है वो हमारे चयन पे निर्भर नहीं करती, हमारे वो योग्यता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये सब कुछ प्रदत्त होता है, वो गिवन होता है। तो इसे हम मॉरल लक की तरह देखते हैं। लेकिन इसके आगे जो भी हम अपने परिश्रम से करते हैं उसे हम मॉरल क्रेडिट की अवधारणा के रूप में समझ सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो बर्थ है,
जो रेस है, जेंडर है, जो रिलीजन है, ये जितने भी आधार हैं जिनके आधार पर समाज में अन्याय दिखता है, लोगों को बांटा गया है, लोगों को छोटा बड़ा, गरीब अमीर और उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ये जो अवधारणाएं बनी है समाज में जिनसे अन्याय होता है, ये कहीं ना कहीं रॉल्स कहता है कि ये आर्बिट्ररी फैक्ट्स में हैं। वो फैक्ट्स हैं जो हम नहीं चुनते, जो हमें दिए होते हैं, और आर्बिट्ररी फैक्ट्स के आधार पर समाज में न्याय करना ये सर्वथा अनुचित है। यहाँ पर रॉल्स का मानना है कि न्याय का मतलब ये नहीं है कि इक्वल लाइन के बाद जो I1 से लेकर के जो IN है वो जो भी अचीव करता है वो उसे मिलना चाहिए। रॉल्स ऐसा नहीं मानते हैं। रॉल्स कहते हैं कि जो सरकार है वो इसमें दखलंदाजी कर सकती है, वो कहीं ना कहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरिट्स कर सकती है और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी कर सकती है, क्योंकि रॉल्स कहते हैं कि प्रकृति ने जो सबके साथ न्याय नहीं किया है, सबको अलग अलग मेरिट्स मिली है, तो मेरिट्स के आधार पर ही जो उन्हें मिलेगा संपूर्ण अधिकार, जैसे कि रॉबर्ट नोजिक मानते हैं, इसका रॉल्स खंडन करते हैं। रॉल्स कहते हैं कि ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे व्यक्ति का मेरिट ही नहीं बल्कि समाज की भी अपनी भूमिका होती है, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो स्किल्स हैं उसको कहीं ना कहीं खरीदता है, बाई करता है। तो यहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं है जो आप अचीव करते हैं, बल्कि वो होता है जो समाज में एक बेहतर वितरण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर रॉल्स कहते हैं अगर हमें न्याय के सिद्धांतों को बनाना है तो हमें एक वेल ऑफ इग्नोरेंस, उन्होंने कहा एक ऐसी परिकल्पना करनी होगी, एक ऐसी हाइपोथेसिस करनी होगी जिसमें जितने भी व्यक्ति हैं, मान लीजिए I1 से लेकर के ये IN नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक बेहतर समाज बना जाते हैं, या उसे कहते हैं वो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। ये रॉल्स के बुक में है कि हाउ टू क्रिएट ए वेल ऑर्डर सोसाइटी। अगर ये वेल ऑर्डर सोसाइटी को बनाना चाहते हैं तो इन सभी को अपनी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, उसको भूलना होगा, और उसको भूलने के बाद ही वो एक ऐसी ओरिजिनल स्टेट पे आ सकते हैं या ऐसी आदिम अवस्था में आ सकते हैं जहाँ पर वो सभी बराबर हैं। अब इस आदिम अवस्था पर हालांकि वो अपनी पृष्ठभूमि को तो भूल गए हैं, लेकिन उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं या रेशनल कैपेसिटीज़ कहें, RC कहें जिन्हें, वो बनी हुई हैं, और इन्हीं रेशनल कैपेसिटीज़ के आधार पर वो अपने लिए या बेहतर या बेस्ट डिसीजंस या बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को चुन सकते हैं या उनको बना सकते हैं। इसी आधार पर रॉल्स कहते हैं कि इस आधार पर जब अज्ञानता के पर्दे में है तो कहीं ना कहीं जितने भी ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत हैं, राजतंत्र का सिद्धांत कहें या ज़मींदारी प्रथा में जो सिद्धांत आया उसको कहें, या उपयोगितावाद में सिद्धांत आया उसको कहें, या उदारवादी सिद्धांत आया, इन सभी सिद्धांतों को जो पहले से विकसित हुए हैं ऐतिहासिक काल में, वो सभी सिद्धांतों को रॉल्स कहते हैं वो व्यक्ति नकार देंगे, वो उन्हें नहीं चुनेंगे। तो अब वो व्यक्ति इस अज्ञानता की अवस्था में किन दो सिद्धांतों को चुनेंगे? तो रॉल्स कहते हैं एक सिद्धांत को कहते हैं समानता का सिद्धांत। वो सभी मानेंगे कि सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार होने चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, वो ऐसा मानेंगे। लेकिन इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। लेकिन रॉल्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है उसका मतलब ये भी नहीं है कि इस प्रतियोगिता में सभी लोगों को बराबर मिलेगा। ये रॉल्स नहीं कहना चाहते, बराबर उनकी योग्यताओं के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर रॉल्स एक भेद का सिद्धांत भी कहते हैं जिसे वो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस बोलते हैं, या इसे वो क्वालिफाइड इक्वालिटी भी बोलते हैं। तो इक्वालिटी ऑन क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर समाज में कुछ ऐसे आवश्यक भेद हैं जिनको, जो सामाजिक आर्थिक भेद हैं, उनको समाज में अगर हमें बनाए रखना है तो उनका नियोजन ऐसे होना चाहिए कि उन भेद को बनाए रखने से जो लीस्ट वेल ऑफ होना चाहिए, द लीस्ट वेल ऑफ। अब द लीस्ट वेल ऑफ का मतलब क्या है?
कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भला होना चाहिए। तो समाज में जो भेद हैं उनको इस प्रकार से सुनियोजित होना चाहिए कि उनके होने से कमजोर व्यक्तियों का भला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बहुत साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली बहुत सारा टैक्स पे करते हैं और जो व्यक्ति 10 लाख की आय है वो कम टैक्स पे करता है, तो ये भेद समाज में रहता है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनके बहुत टैक्स पे करने से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए सरकार को जो फंड मिलता है उसी से वो उनके लिए अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है। तो इस तरह से रॉस 2 सिद्धांत मानते हैं, एक समानता का सिद्धांत और एक भेद का सिद्धांत। अमर्त्य सेन ने अपने दर्शन में कहीं ना कहीं क्षमतावाद पर आधारित सिद्धांत की बात की है, जहां उन्होंने समाज में सहयोग या लेबर राइट्स की बात की है, लेबर इकोनॉमी की बात की है। उन्होंने कहा कि समाज को क्षमता के आधार पर न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए और कमज़ोर व्यक्तियों के अधिकारों की बात भी करना चाहिए। यहाँ वो मीनोज जस्टिस की बात, मत्स्य न्याय की बात करते हैं कि समाज में जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली खाती है। इस तरह सरकारों को इस तरह के जो अन्याय हैं उस पर भी नियंत्रण बना के रखना चाहिए। अब हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, न्याय के बाद न्याय के लिए दंड की आवश्यकता जरूरी है क्या? बेहतर समाज के लिए दंड की व्यवस्था जरूरी है? तो इसका उत्तर हाँ में है, क्योंकि बेहतर समाज तभी होता है जब सारे व्यक्ति एक बेहतर नैतिक जीवन का निर्वहन करते हैं। और बेहतर नैतिक जीवन निर्वहन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाए। अगर उसे दंडित नहीं किया जाएगा तो इससे अन्य व्यक्तियों का शोषण होगा और सामाजिक सामंजस्य टूट जाएगा और लोगों की नैतिक आस्था का भी हनन होगा। यहाँ पे अब दंड के जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं, प्रतिकारवादी, निवर्तनवादी एवं सुधारवादी, इनकी चर्चा करेंगे। तो जो प्रतिकारवादी सिद्धांत है वो ये मानता है, ये एक जो इसमें ये मानता है कि टूथ फॉर द टूथ, यानी जो दंड है वो इसलिए दिया जाता है कि आप उसके योग्य पात्र हैं। तो यहाँ पे जो ये है इमैनुअल कांट भी इसको मानते हैं। वो कहते हैं कि दंड जो है वो व्यक्ति को साधन के रूप में नहीं देखता है, वो उसको साध्य के रूप में ही देखता है, बल्कि वो ऐसे देखता है कि वो इसलिए साध्य है क्योंकि वो उसको उस दंड को डिजर्व करता है, वो उसका योग्य अधिकारी है। तो इस तरह से अरस्तु और प्राचीन दर्शन में जितने ग्रीक फिलोसफर कहीं ना कहीं प्रतिकारवादी जो दंड की व्यवस्था है कि जैसा आपने किया है उसका फल आपका पुरस्कार या दंड होता है। यानी अगर आपने अच्छा कार्य नहीं किया है, आपने किसी की हत्या की है, तो आपको मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो आपने जैसा जितना गलत काम किया उसके अनुरूप ही आपको उतना गलत दंड मिलना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रतिकारवादी या रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। अब यहाँ पे प्रतिकारवादी व्यवस्था देखती है इसको, इसमें एक बदले की भावना होती है, रिवेंज होती है कि अपराधी से वो बदला लेने की प्रथा है कि उसने जो जितना गलत किया है उसके अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। दूसरी जो दंड की व्यवस्था है जिसे हम निवर्तनवादी दंड कहते हैं, इसे हम प्रिवेंटिव जस्टिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो दंड की व्यवस्था वो ये कहती है कि जब हम किसी अपराधी को दंड देते हैं तो उसका मतलब उससे बदला लेना है, प्रतिकार नहीं है, बल्कि समाज में ऐसा एक उदाहरण बनाना है कि जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी के दंड देना चोर के प्रति बदला नहीं है, बल्कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि लोग चोरी ना करें। तो ये प्रिवेंशन करना है, उस प्रकार के अपराधों को समाज से हटाने की प्रक्रिया है। तो निवर्तनवादी ऐसा मानते हैं कि ये एक प्रिवेंशन है। यहाँ दंड इसलिए दिया जाता है, दंड बदले की भावना से नहीं दिया जाता, दंड इसलिए दिया जाता है कि समाज में ऐसे मानकों को निश्चित किया जा सके दंड के द्वारा, जिससे अन्य व्यक्ति उसको देख करके डरें और उस तरह के अपराधों को ना करें। वहीं सुधारवादी दंड व्यवस्था है जिसके गांधी जी भी बहुत समर्थक रहे हैं। वो ये मानता है कि वो पहली बात तो अपराधी को अपराध की भावना से नहीं देखता है। वो कहता है कि ए सिनर, नोबडी इज सिनर, ए पर्सन हैज अ सिन। तो हमें अपराध का सुधार करना चाहिए, अपराधी किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं मानना चाहिए, उसमें अपराध की भावना को खत्म करना चाहिए और उसको सुधारवादी मौके देने चाहिए। यह दंड जो है काफ़ी उदारात्मक व्यवस्था है जिसमें अपराधी को व्यक्ति माना जाता है और उसके अपराध को हटाने की प्रक्रिया में लिया जाता है। इस कई समाजवादी या मनोविश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण, जिनके आधार पर व्यक्ति ऐसे अपराध करता है। तो कहीं ना कहीं हमें उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और गांधी जी भी कहते हैं कि सुधारवादी जो दंड की व्यवस्था है वो उचित है। इससे कहीं ना कहीं हम समाज में
जो अपराध हैं उन्हें कम कर सकते हैं, जो आपराधिक भावनाएं हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से सुधारवादी इन सभी दंड व्यवस्थाओं में काफ़ी उदार है। अब हम जो आज के व्याख्यान का अंतिम प्रश्न है, क्या मृत्युदंड औचित्यपूर्ण है, इस पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर हम पहला सिद्धांत लें प्रतिकारवादी, तो वो यह मानेगा कि हाँ यह उचित है, क्योंकि किसी ने अगर किसी व्यक्ति की हत्या की है तो उसे हत्या के अनुरूप उसकी हत्या होनी चाहिए, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। वहीं दूसरा सिद्धांत निवर्तनवादी भी ये कहेगा कि हाँ अगर व्यक्ति हत्या करता है, समाज में किसी के समाज में भय प्राप्त उत्पन्न करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का उदाहरण देने के लिए उसको मृत्युदंड देना जरूरी है, ताकि अन्य व्यक्तियों को की हत्याओं को अपराधियों द्वारा रोका जा सके। लेकिन सुधारवादियों का जो दृष्टिकोण है यहाँ पे, ये एकदम अलग है। ये कहते हैं कि नहीं, जो मृत्युदंड है वो औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो जो नैतिक उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं दंड का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को अपराध की भावना से हटाना है, ख़त्म करना है, या उसमें पुनः एक व्यक्ति का सुधार करना है। लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति ही नहीं रहता इसका सुधार किया जा सके या उसमें भावना का विकसित आ सके। इसलिए गांधी जी ने भी मृत्युदंड का विरोध किया है, और अन्य सामाजिक संस्थाएं और मनोविश्लेषक भी मृत्युदंड को औचित्यपूर्ण नहीं मानते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने न्याय के सिद्धांतों, दंड के सिद्धांतों की चर्चा की, और उन्हीं क्रम में हमने ये समझने का प्रयास किया कि न्याय की नैतिक सफल जीवन में क्या भूमिका है। और इस प्रकार से हमने न्याय का एक ऐतिहासिक अवलोकन किया, ग्रीक दर्शन से होते हुए हमने न्याय का अवलोकन किया। यहाँ पर हम अगर हम अपने भारतीय दर्शन में न्याय की व्यवस्था देखें तो एक बहुत ऋग वैदिक प्राचीन व्यवस्था जो ऋत की अवधारणा मिलती है, जिसको हम सार्वभौमिक न्याय की संज्ञा दे सकते हैं। सार्वभौमिक न्याय के आधार पर यह माना गया है कि पूरा ब्रह्मांड कुछ ऐसे नैतिक नियमों से संचालित है जिसके द्वारा प्रकृति में एक न्याय की व्यवस्था बनी रहती है। पुनः मनुस्मृति में न्याय को धर्म से जोड़कर देखा गया है और समाज के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी न्याय को एक स्थिर राज्य के विकास और निर्माण के लिए बहुत जरूरी माना गया है। तो इस प्रकार से आज हमने इस व्याख्यान में न्याय के सिद्धांतों और दंड के सिद्धांतों की चर्चा की है। ये कुछ कृतियां हैं जिनके आधार पर यह व्याख्यान निर्मित किया गया है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. As a student of English literature, the kind of poetry that we are most likely to encounter is perhaps the sonnet. Now, a sonnet, as some of us might already know, is a poem which is composed by putting together 14 lines of verse, and this style of poetry was first popularized by a poet named Petrarch, who lived in Italy during the 14th century. Now, legend has it that Petrarch once saw a very beautiful lady by the name of Laura, and Petrarch was so enamored by the lady that he wanted to compose poems to celebrate his love for her. But there was a problem because marriage was impossible. Petrarch himself was an ordained priest, and that prohibited him from marrying. And the lady herself was a married woman. But nevertheless, Petrarch went ahead to immortalize the beloved and his love for that lady in poetry, and the form that he chose was the sonnet. Since then, sonnets have traditionally been written about ladies who are of unparalleled beauty, and about poets who are hapless lovers and who know that their love for their beloved would have to remain unrequited forever.
Now, in England, the sonnet form came around 16th century, and its first practitioners were people like Sir Henry Howard, the Earl of Surrey, and Sir Thomas Wyatt. However, it was William Shakespeare who was to prove the greatest of English sonneteers. And in fact, the charm of those sonnets that Shakespeare wrote 400 years from now still can be felt. And if I read out to you one of Shakespeare's sonnets, you'll appreciate this better. This sonnet is usually known by the title, "Shall I Compare Thee to a Summer's Day?", which is also the first line with which the poem begins. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Now, as you might have noticed, that very much like the Petrarchan sonnet, this poem too speaks of an idealized lover who is more beautiful than a lovely summer's day. But also notice how, in the last few lines, the poem subtly shifts from praising the beloved to praising the poet himself. It is the poet who is going to produce the lines of poetry which will preserve the beloved's glory forever. And people will continue reading them even after the beloved has died. As the last couplet of the poem suggests, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this. And here this, of course, refers to the verse that Shakespeare composes and which we are reading today, 400 years later. So long lives this, and this gives life to thee. Shakespeare is well known for these kind of subtle plays with the conventions, these kind of subtle reversals of what is expected conventionally. But nothing is more striking than the sonnets that he composed on a dark lady. In these poems, we do not meet the traditional fair, idealized beauty, but rather a woman whose appearance might even be described as ugly. Here is a sample. My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips is red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare. As you can see, the beloved described in this poem is nowhere as beautiful as a beloved of the first poem.
Yet, the point that Shakespeare is making here is that though the image of the beloved is not as beautiful as it was in the previous poem, it doesn't stop her from being an object of love. Love, Shakespeare insists, has very little to do with the outward appearance of a person. And in many ways, this de-idealized beloved is perhaps a person with whom a more intimate engagement is possible. She's definitely a more human person, a person who treads on the ground just like all of us do. See you in the next episode of Literary Snippet.